नमस्कार, कैंडिड कन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में स्वागत है आपका। और आज मंगलवार है। प्रोफेसर अभय दुबे सर हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। G7 की बैठक के लिए नरेंद्र मोदी जी कनाडा पहुंच गए हैं। तो कनाडा में तो जो करेंगे करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सबकी निगाहें गई वो मोदी जी वो साइप्रस पहुंचे। साइप्रस पहुंचना, भारत का पहला प्रधानमंत्री कोई साइप्रस गया है। मोदी जी कई ऐसे देशों की यात्रा कर चुके हैं जहां पे कोई गया नहीं, और उनका कोई हमारे लिए ऐसा कोई सामरिक या रणनीतिक महत्व नहीं होता, लेकिन मोदी जी वहां जाते हैं। लेकिन जब साइप्रस पहुंचे हैं तो कारण ये बताया जा रहा है कि चूंकि वो टर्की का थोड़ा उनका विरोध चलता है, टर्की का वो अपने को कॉम्पिटिटर मानता है, तो इसलिए शायद ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम टर्की के खिलाफ एक अलाई बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो वहाँ दो तीन बातें हैं बताने वाली, कि एक तो वो टैक्स हेवन है, दूसरा विनोद अडानी जी वहाँ के नागरिक हैं। तो ये सर जो मोदी जी का दौरा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? साइप्रस जाने का क्या कारण हो सकता है? एक सर और मुझे बात कहनी है। कई दर्शकों को लगता होगा कि हम लोग ऐसे अंदाजे लगाते हैं, कयास लगाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री पहले विदेशों से लौट के आता था तो प्रेस प्रेस वार्ता करता था। एक ब्रीफिंग होती थी कि ये गए यहाँ, ये एमओयू साइन हुए, इन पे बात हुई। वो मोदी जी के ज़माने में बंद हो गया है। तो हमारी मजबूरी है कि हम सवाल पूछें और अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि वहाँ क्यों गए हैं, क्योंकि उसका कोई डिटेल्स तो सरकार बताती नहीं है। तो सर, आपके हिसाब से वो साइप्रस जाने का क्या कारण हो सकता है, और साइप्रस का हमारे लिए क्या महत्व होगा? देखिए, आपके प्रश्न में ही उसका उत्तर छिपा हुआ है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि साइप्रस जाने का भारत की विदेश नीति के लिए कोई महत्व है, भारत की रक्षा नीति के लिए कोई महत्व है, या भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए साइप्रस का कोई विशेष महत्व है। मतलब यही 3 चीज़ें हैं जिसके लिए तो विदेश यात्राएँ की जाती हैं। और किस लिए विदेश यात्राएँ की जाती हैं? भारत में शौचालय खुलवाने के लिए विदेश यात्राएँ नहीं की जाती हैं। ना साइप्रस कोई बहुत बड़ा डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई यहाँ पे कर सकता है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। साइप्रस कुछ खास बातों के लिए जाना जाता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप वो एक गोल्डन वीज़ा देता है साइप्रस, यानी उसकी नागरिकता हो गई। उसको कोई भी अमीर आदमी 80 करोड़ रुपए खर्च करके खरीद सकता है, गोल्डन वीज़ा। दूसरे देश भी कोई गोल्डन वीज़ा देते हैं। दुबई में भी 10 करोड़ रुपए अगर आप खर्च करें तो आपको गोल्डन वीज़ा वहाँ दुबई में भी मिल जाएगा, हैं? तो साइप्रस का गोल्डन वीज़ा मिलने का एक तो फ़ायदा ये होता है सबसे पहले, कि आप पूरी यूरोपीय यूनियन में बिना किसी वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। साइप्रस की आपको नागरिकता मिल जाती है, मोटे तौर पे आप यूरोपीय नागरिक हो जाते हैं। और साइप्रस एक बहुत बड़ा काले धन का बहुत बड़ा केंद्र है, जिसको टैक्स हेवन कहते हैं, वो साइप्रस है। स्विट्ज़रलैंड तो वैसे ही बदनाम है, साइप्रस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। साइप्रस स्विट्ज़रलैंड से काफ़ी आगे है। तो ये स्थिति है। तो मोदी जी वहाँ क्यों गए? इतने थोड़े समय के लिए गए वहाँ पर। और विनोद अडानी जी जो हैं, जो बहुचर्चित हैं, वो साइप्रस के गोल्डन वीज़ाधारी हैं। उन्होंने वहाँ की नागरिकता खरीद रखी है। वहाँ की नागरिकता खरीदी होगी, भारत की नागरिकता छोड़ी होगी। आप देखिए ना क्या-क्या होता है। भारत के बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन नागरिक कहाँ के हैं? वहाँ के नागरिक हैं। तो ये सब जो चलता रहता है, अब जैसे भारत के विदेश मंत्री हैं, वो भारत के विदेश मंत्री हैं, लेकिन आप देखिए उनका बेटा अमेरिकी नागरिक है। अक्षय कुमार जो नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, जिस वक़्त नरेंद्र मोदी का वो ऐतिहासिक इंटरव्यू ले रहे थे, उस वक़्त भी भारत के नागरिक नहीं थे वो। जी, नहीं, एनएसए अजीत डोभाल के दोनों बेटे विदेशी हाँ, नागरिक हैं। हाँ, हाँ, विदेशी नागरिक हैं। तो ये सब जो पूरी नागरिकता वाला पूरा मामला चलता है, इसका हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद से क्या समीकरण बैठता है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। और नरेंद्र मोदी वहाँ जो साइप्रस गए हैं, उसको तो केवल एक ही तरीके से व्याख्यात किया जा सकता है, जो आपने अपनी भूमिका में बता ही दिया है, कि निश्चित रूप से वहाँ कुछ न कुछ, कुछ ऐसे हित होंगे, जिनके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, और दूसरी आपकी ये बात भी बहुत सही है कि जब भारत का कोई विदेश मंत्री आधिकारिक यात्रा पे जाता है, प्रधानमंत्री तो आधिकारिक यात्रा पे ही जाएगा, वरना क्यों जाएगा? उसके बाद वहाँ आपने क्या किया? वहाँ आपने क्या बातचीत की? भारत का क्या स्वार्थ वहाँ जाके सिद्ध किया? इसके बारे में आप लोगों को बताइए। आपकी तरफ से एक आधिकारिक प्रेस, अगर आप प्रेस वार्ता नहीं करना चाहते, तो कम से कम एक आधिकारिक प्रेस रिलीज़ ही जारी कीजिए। कुछ-कुछ इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह में कभी इस प्रकार की खबर ज़रूर छप जाती है कि वहाँ जाके इतने दस्तखत वगैरह हुए, उनके स्पेशल करेस्पॉन्डेंट वगैरह वहाँ विदेश मंत्रालय से जाके कहीं कुछ खबर ले आते होंगे। लेकिन आम तौर पर सारे देश को कुछ भी नहीं बताया जाता। अब देखिए साइप्रस में नरेंद्र मोदी ने क्या किया?
अगर सरकार अपने आप नहीं बताती है तो कयास हम लोग तो कयास लगाएंगे, या तो हमको आप पक्की सूचना दे दीजिए, तो हम आपकी उस पक्की सूचना का विश्लेषण करेंगे, उसका मतलब निकाल के जनता को समझाएंगे, अपने दर्शकों को समझाएंगे, अपने श्रोताओं को समझाएंगे। अगर आप पक्की सूचना नहीं देंगे तब तो हम कयास लगाएंगे, उसमें हमारा काम ही ये है, सभी पत्रकारों का काम ये होता है। और कयास लगाना भी सरकार कहती है कि ये गलत काम कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो कुछ तो ना करना चाहिए सरकार को। सरकार ने क्या किया है, ये बात और भी दूसरे क्षेत्रों में लागू होती है कि जो सूचनाओं का प्रवाह है उसको इस सरकार ने पिछले 10 साल से रोक दिया है। बिल्कुल शुरू में 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुन के आए थे तब वो उस प्रवाह रोकने की युक्तियां तलाश रहे थे। जब आप सूचनाओं का प्रवाह रोक देते हैं, बोतल पे ढक्कन आप कस के लगा देते हैं, उसके बाद में एक शून्य पैदा होता है। तो उस शून्य में या तो अफवाहें होती हैं, अटकलें होती हैं, कयास होते हैं, या सरकार जो सूचनाएं उसमें प्लांट कराना चाहती हैं वो होता है। तो पिछले 10 साल से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। अब साइप्रस का जो उनका दौरा है वो इसको फिर से साबित करेगा कि ये प्रक्रिया अपने आप में लोकतंत्र और प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, इन सबके लिए कितनी घातक है। और कुल मिलाकर मैं आपको बता रहा हूं, अभी ये सरकार महसूस नहीं कर रही है, लेकिन ये दूरगामी दृष्टि से सरकार के लिए भी घातक होगा। क्योंकि जब ये सरकार हटेगी, कोई सरकार हमेशा तो रहती नहीं है, जब ये सरकार हटेगी तो जो सूचनाएं दबा दी गई हैं, जो सूचनाएं किसी ब्लैक बॉक्स में बंद पड़ी हुई हैं, देखिए ये जिस तरह हवाई दुर्घटना होती है, इस तरह ये भी लोकतंत्र और मीडिया की एक दुर्घटना है। इस दुर्घटना का भी एक ब्लैक बॉक्स है और उस ब्लैक बॉक्स में ये सूचनाएं बंद पड़ी हुई हैं। जिस दिन वो ब्लैक बॉक्स खुलेगा वो पेंडोरास बॉक्स होगा, उसके अंदर से तरह तरह के प्रेत और तरह तरह के कंकाल उसके अंदर से निकलेंगे और तब पता नहीं क्या होगा। जी, सर एक बात है, जैसे आपने कहा कि राष्ट्रवाद, सूचनाओं को सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दबाया जाता है। आप किसी ढंग कोई आरटीआई माँगे, कोई खर्चे का हिसाब माँगे, कोई और सूचना माँगे, हर चीज़ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। उसी तरीके से हर चीज़ राष्ट्रवाद है। और एक चीज़ सर मैं आपसे ज़रा बिगर पिक्चर में समझना चाहता हूँ। दुनिया में सर इस समय एक अशांति का माहौल है और आप देखेंगे कि पिछले 10-15 सालों में एक दक्षिण पंथ का उभार भी है। रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, भारत-पाकिस्तान लड़े, हल्के-फुल्का लड़ करके रुक गए, गनीमत हो गई। अब ईरान और इज़राइल लड़ रहे हैं। ये सर जो सारी जगह बड़ी शक्तियाँ हैं, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, इज़राइल हो, भारत हो, यहाँ पे इस समय दक्षिण पंथ का बोलबाला है। और ऐसा लगता है कि वो एक तरीका है कि या उनकी मजबूरी भी है कि उनको ये युद्ध करना ही पड़ेगा। और उसमें सर एक जो मुझे समझना है अमेरिका का रोल। अमेरिका दादागिरी में बैठा हुआ है। अमेरिका सबको ज्ञान देता है कि आप न्यूक्लियर बम मत बनाइए, न्यूक्लियर बम मत गिराइए। लेकिन इतिहास में एक ही न्यूक्लियर बम गिरा है, वो अमेरिका ने गिराया है। तो वो सबको बताता रहता है, वो सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है, वो सबसे मारक करता है। जहाँ वो युद्ध कर सकता है, वहाँ वो खुद करता है, जहाँ वो नहीं कर सकता है, वो खुद फिर करा देता है। और बाद में ट्रंप जी आजकल कह रहे हैं कि अब तो मैं इज़राइल और ईरान को भी का भी युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे वो बार-बार क्लेम करते हैं कि भारत-पाकिस्तान को रुकवाया। सर मैं अमेरिका की ज़रा भूमिका पे समझना चाहता हूँ कि ये जो दक्षिण पंथ की विचारधारा है, अमेरिका का रोल और दुनिया में जो अशांति का माहौल है, ये कहाँ जाता हुआ दिख रहा है सर आपको? देखिए, दक्षिण पंथ हमेशा से मौजूद था और जो पश्चिमी यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप की जितनी भी सत्ताएं थीं, जितने भी देश थे, वो सत्ताएं मुख्य तौर पर केंद्र से दाईं तरफ झुकी हुई थीं। उनमें से एक दो सत्ता होती थी जो केंद्र से बाएं बाजू की सत्ता होती थी, लेकिन मोटे तौर पर, खास तौर से जब से रेगनोमिक्स और थैचराइजेशन का जमाना हुआ है, जब रोनाल्ड रेगन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी, उस वक्त से मैं समझता हूं वो था ऐसा मुकाम जब दक्षिण पंथ वामपंथ के ऊपर हावी होना शुरू हुआ। इसमें थोड़ा समय लगा और 1990 में जब भूमंडलीकरण हुआ और जो पूंजी की हुकूमत थी, वो दरअसल पहले उत्पादक पूंजी की हुकूमत थी, इंडस्ट्रियल कैपिटल की हुकूमत थी। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, उसने फाइनेंस इंडस्ट्रियल कैपिटल की हुकूमत से ज्यादा फाइनेंस कैपिटल को, वित्तीय पूंजी के रुतबे को उसने और ज्यादा बढ़ा दिया और सारी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज ने तय कर लिया कि फिर वो कभी बंद नहीं होंगे। जब हम लोग सो रहे होते हैं, पूंजी उस वक्त भी इधर से उधर जा रही होती है। वही समय संचार क्रांति का भी था, तो इसमें संचार क्रांति ने भी बहुत बड़े पैमाने मदद की। तो कुल मिला के ये पूरा पैकेज था, वित्तीय पूंजी की हुकूमत,
संचार क्रांति और दक्षिण पंथ का उभार, ये पूरा पैकेज था। देखिए ये सब देखिए 1990 में हुआ। यही 1990 है जब भारत के अंदर हिंदुत्व का उभार हो रहा था। मतलब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने शिखर के ऊपर था 1990 में। यही समय है जबकि भारत में मनमोहन सिंह और चिदम्बरम ने नरसिंह राव के नेतृत्व में मिलकर भारत को, भारतीय अर्थव्यवस्था को तथाकथित रूप से आजाद किया और भारत की भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्लोबल अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की शुरुआत की। यहाँ पे जो भी बंदिशें थी कांग्रेस के पिछले जमाने की, इंदिरा गांधी के जमाने की, नेहरू के जमाने की, उन बंदिशों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। और यही जमाना था जबकि मंडल कमीशन का मामला सामने आया और जो कमजोर जातियां थीं वो वामपंथ से छिटककर सामाजिक न्याय की राजनीति के खाने में पहुंच गई। ये एक ऐसा खास समय है 1990 का, जिसको मैं मंडल, कमंडल और भूमंडल कहता हूं। आप मतलब ये एक बड़ा अच्छा सा फिक्रा है, मंडल, कमंडल और भूमंडल कहता हूं। ये एक ऐसा समय था जबकि वामपंथ पीछे हटता चला गया और उसकी पीठ दीवार से लग गई। मुझे याद पड़ता है कि सीपीआई-एमएल लिबरेशन के नेता थे विनोद मिश्रा, जो बड़े प्रतिभाशाली नेता थे। आजकल तो सीपीआई-एमएल केवल बिहार में ही सिमट के रह गई है। उन्होंने एक लेख लिखा था, उन्होंने बताया था कि हम लोगों की पीठ दीवार से लगी हुई है और हम लोग दीवार से लगकर मतलब अपनी एक तरह से ऐसा लगता है कि बचाव की आखिरी लड़ाई सी लड़ रहे हैं। उनका मुखपत्र था लिबरेशन, उसमें उन्होंने ये लेख लिखा था। तो ये वो समय था जबकि वामपंथ के हाथ से बाजी फिसलनी शुरू हुई और सारी दुनिया में एक राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, एक दक्षिणपंथी उभार का शिफ्ट हुआ। दक्षिणपंथ हमेशा से था, लेकिन इसके बाद दक्षिणपंथ पूरी तरीके से हावी हो गया। यही वो समय था। हिंदुत्व में भारत में क्या है, भारत में पहले दक्षिणपंथ क्या होता था, जैसे स्वतंत्र पार्टी होती थी वो दक्षिणपंथ था। कांग्रेस के भीतर देख दक्षिणपंथ हो रहता था, कांग्रेस के भीतर। और कुछ इस तरह की पार्टियां थी, ये आपके हिंदू महासभा थी, वो दक्षिणपंथ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सत्ता से बहुत दूर रहता था, तो वो दक्षिणपंथी राजनीति की कोई पैरोकारी कर पाने में असमर्थ था। लेकिन 90 के बाद में जो दक्षिणपंथ हुआ, उसके ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सफलता की बहुत ही जबरदस्त छाप थी। ये सफलता भी धीरे धीरे बढ़ी, एकदम नहीं बढ़ी, इसको भी समय लगा है सफलता को बढ़ने में। वो सारी कहानी हम लोगों को पता है। इस वक्त भारत में दक्षिणपंथ का मतलब है हिंदुत्ववादी राजनीति। तो ये हिंदुत्ववादी राजनीति यूरोप के दक्षिणपंथ से, अमेरिका के दक्षिणपंथ से बिल्कुल अलग तरह की है। फिर एक और परिघटना हुई जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि पिछले 10-12 साल के अंदर दुनिया के तमाम देशों में कुछ खास तरह के नेता उभरे जो दक्षिणपंथी थे, वामपंथ के दुश्मन थे और वो एक तरह से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के समर्थक थे। एक चुनावी निरंकुशता, यानी चुन के आएंगे हम और उसके बाद हम निरंकुश हो जाएंगे। इस वक्त अमेरिका में क्या आंदोलन चल रहा है, नो किंग मूवमेंट चल रहा है अमेरिका में। जिस वक्त वहां पर फौजों की जयंती मनाई जा रही है, इसके अंदर जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को निमंत्रित किया है अमेरिका ने। उस वक्त पूरे अमेरिका में, इस वक्त चाहे हॉलीवुड हो या कहीं भी हो, हजारों प्रदर्शन हो रहे हैं और उन प्रदर्शनों का एक ही नारा है, नो किंग मूवमेंट कहते हैं उसको। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को एक तरह से एक इलेक्टोरल किंग घोषित कर दिया है बिना कहे हुए अपने आप को अमेरिका का, इसके खिलाफ वहां पे आंदोलन चल रहा है। मैं इसमें मानता हूं तुर्की के जो हैं एर्डोगन, वो भी उसी श्रेणी में आते हैं और भी कई नेताओं के नाम इसमें लिए जा सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि इन सारे नेताओं में सबसे ज्यादा चतुर और फूंक फूंक के कदम रखने वाला अगर कोई व्यक्ति है, कोई नेता है, तो वो मैं नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा चतुर मानता हूं। मैं उन्हें एर्डोगन से भी, भारत की परिस्थितियां भी अलग हैं, एर्डोगन से भी ज्यादा चतुर मानता हूं, क्योंकि इनका जो पूरा सांगठनिक सेटअप है वो भी बिल्कुल अनूठा है। जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है वो नीतियां नहीं बनाता, तो विचारधारात्मक नीतियां कहीं और से बनती हैं। भाजपा आगे नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है और उसके पीछे एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा हुआ है। तो ये जो तिकड़ी है, मतलब एक अत्यंत लोकप्रिय नेता जिसके बारे में माना जाता है कि उसके नाम, उसके होने से पार्टी के वोटों में कुछ इजाफा हो जाता है। मतलब जो लोग भाजपा के समर्थक नहीं है वो भी नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को वोट दे देते हैं। फिर एक पार्टी जो लगातार
अपने संगठन का इसने विस्तार किया है, फिर 10-12 साल में बहुत ही शक्तिशाली हो गई है। और उसके पीछे एक ऐसा संगठन जो कि अदृश्य महाप्रभुओं की सरकार है और जो खामोशी के साथ में अपना काम करता रहता है, वो उसको अपनी बाहों में घेरे हुए है। वो लगातार उसके अंदर कोर्स करेक्शन करता रहता है। जब भी अंदर झगड़े भी चलते रहते हैं, लेकिन बड़ी खामोशी के साथ। वो लोग कभी भी एक दूसरे का नाम लेके ये एक बहुत ही एक अलग तरह का प्रकरण था, जबकि 24 के नतीजे के बाद में कुछ नाम लेके आलोचनाएं की गई, छीटाकशी की, वरना आमतौर पर वो परंपरा नहीं है। किसी विचार का खंडन करना होता है तो जिसका विचार होता है उसका नाम नहीं लिया जाता। तो इस तरीके ये बिल्कुल एक अनूठे किस्म की संरचना है जो दुनिया में किसी भी और देश और किसी भी नेता के पास नहीं है। इस वक्त मैं ये मानता हूं कि भारत का दक्षिण पंथ यानी भारत की हिंदुत्ववादी पार्टियां कैसे, जैसे रिले रेस होती है ना, इसमें एक धावक जो है दूसरे धावक को बेटन पकड़ा देता है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त ये तमाम शक्तियां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में और उसकी बनाई हुई योजना के मुताबिक एक हाथ से बेटन लेकर दूसरे हाथ में पकड़ाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। और इसमें 1-2 साल लगेगा इसके अंदर, और वो चाहेंगी कि बड़ी खामोशी के साथ जो है वो सत्ता परिवर्तन हो जाए, सत्ता अपने हाथ से निकलने न पाए और नेता भी बदल जाए, और नेता के बदलने से जो अपेक्षित नुकसान है उन नुकसानों को न्यूनतम कर दिया जाए। ये पूरी प्रक्रिया हमारे देश में चल रही है। और हम देख ही रहे हैं कि जितने प्रदर्शन ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में हो रहे हैं, भारत में एक भी प्रदर्शन नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं हो रहा। जी सर, मैं जरा ये जो युद्ध है इसको लेकर के मैं एक समझना चाह रहा था कि आप देखें कि जब रूस और यूक्रेन शुरू हुआ तो यूक्रेन इतना छोटा सा देश, रूस एक महाशक्ति आपने, अपने मैं एक बार पीछे बोल रहा हूँ, आपने मैं उस बात को कहना भूल गया। आपने अमेरिका के रवैये से संबंधित एक सवाल पूछा था, वो महत्वपूर्ण सवाल था। अमेरिका का आज जो रवैया है, अगर आप गुणात्मक रूप से देखें तो वो अमेरिका के पिछले राष्ट्रपतियों के कार्यकाल से भिन्न नहीं है। ट्रंप की मौजूदगी उसको अलग दिखाती है। ट्रंप ने जो पिछला चुनाव लड़ा था राष्ट्रपति पद का, उसमें उन्होंने दावे किए थे कि हम फलाना युद्ध बंद करवा देंगे, ढिकाना युद्ध बंद करवा देंगे। वो कोई भी युद्ध बंद करवाने में नाकाम रहे। अब उन्होंने पकड़ लिया है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने बंद करवाया है। मैं तो मानता हूं कि ट्रंप की उसके अंदर भूमिका है। मैं इसमें मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है। भारत का विदेश मंत्रालय कुछ भी कहता रहे, और हो सकता है कि कनाडा में जब G7 का सम्मेलन, G7 के सम्मेलन में एक बार फिर से ट्रंप वहां पे दावा करें और नरेंद्र मोदी के मुंह पे दावा करें, नरेंद्र मोदी उसका खंडन भी वहां पे नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ट्रंप जो इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है, इसमें अमेरिका की शह और अमेरिका की भूमिका है। पहले तो आप युद्ध हमले करवाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम दोनों के बीच में समझौता करा सकते हैं। तो ये अमेरिका का एक पुराना दांव बट्टा है, और अमेरिका एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और उसको अपने हथियारों को सारी दुनिया को बेचना है। इसीलिए जगह जगह युद्ध करवाएगा, फिर उन युद्धों में उसके हथियार भी जाएंगे। उनकी वजह से असुरक्षा की भावना, युद्ध बंद हो जाने के बाद भी हथियार बिकते रहते हैं, क्योंकि असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। अब इस वजह से भारत के अंदर बहुत असुरक्षा की भावना है कि हमारे पास हवाई जहाज कम है, हमारे पास गोले कम है, हमारे पास तोपें कम है, सब चीजें इन सुरक्षा की भावनाओं के चलते। जैसे पाकिस्तान ने अभी अपना मिलिट्री बजट 20% बढ़ा दिया है। वो पैसा उन्हीं से लिया है भाई, एशियाई डेवलपमेंट बैंक से लिया है, IMF से लिया है, तो मिलिट्री बजट 20% बढ़ा दिया। अब 20% खर्च करेगा, उनसे पैसा लिया है, उन्हीं के पास पैसा वापस जाएगा। तो इस प्रकार का एक जबरदस्त दुष्चक्र जो है वो चलता रहता है, और ट्रंप की भूमिका यही है कि इस दुष्चक्र को वो एक इलेक्टोरल किंग के रूप में चला रहे हैं। ओबामा और क्लिंटन और बाइडेन इसको एक लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए राष्ट्रपति के रूप में नफासत के साथ चला रहे थे, और ट्रंप जो है उसको फूहड़ तरीके से उस काम को कर रहे हैं। जी सर, मैं ये कह रहा था कि जो इधर देखने को मिला कि जैसे रूस और यूक्रेन जब शुरू हुआ तो लोग कहते हैं कि यूक्रेन क्या है, छोटा सा देश है, 2 दिन में नहीं टिकेगा रूस तो। लेकिन आप देखिए 2 साल से वो समहाउ मर के ही, लेकिन वो जिंदा है। रूस को परेशान किया हुआ, रूस अपना बहुत नुकसान कर दे रहा है। उसी नहीं तरीके से देखिए, अब इसमें रूस तो फंसी गया है इसमें। जो जी पुतिन का जो एडवेंचर था उसमें वो तो फंसी गए हैं, लेकिन पुतिन को फंसाने में पूरे यूरोप की और अमेरिका की भूमिका है। उन लोगों ने तय किया, जैसे ही पुतिन ने हमला किया, उन लोगों ने तय किया कि पुतिन को वो जीतने नहीं देंगे।
अगर ये लोग पूरी जम के जेलेंस्की की मदद नहीं करते तो वास्तव में जो पुतिन का कहना था 2 दिन नहीं होता तो 20 दिन में तो जीत ही लेते। हाँ पहले तो लग रहा था कि 2 दिन में जीत जीत लेंगे, क्योंकि जिस दिन हमला किया था उस दिन भी मैं टीवी की ओर, उस दिन चुनाव चल रहा था भारत में, तो हम लोग जाते थे चुनाव के ऊपर टिप्पणियां करना है, लेकिन हम लोग करते रहते थे वहां पे रूस यूक्रेन युद्ध के ऊपर टिप्पणियां। चुनाव के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं होती थी उन दिनों। तो उसको यही चर्चा होती थी कि 2 दिन या 1 हफ्ता में हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन वो तो खेल खत्म ही नहीं हुआ, आज तक खेल खत्म नहीं हुआ और ना होगा खेल खत्म। और ये पुतिन की समझ में आ गया है। अब ये सब लोग पतली गली ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से निकल जाए पतली गली से। जी। अभी जो पुतिन ने एक खास तरह का रूस पे हमला किया था, जिसको ट्रोजन हॉर्स वाला अटैक बोल रहे हैं, मतलब जी जो है ट्रकों जी में भर के इस तरह ले गए, वहां से आगे ड्रोन अंदर घुस गए और फिर ड्रोन चला दिए, तो रूस उससे भौचक्का रह गया। उसकी नहीं समझ में आया कि भाई इसका क्या क्या। इससे पुतिन को एक और संदेश मिला है कि भाई आपका नुकसान लगातार जारी, और जो रूसी अर्थव्यवस्था है वो कोई बहुत मजबूत नहीं है। मतलब रूस रूस जो दुनिया का जीडीपी है उसमें तो चीन आजकल आगे बढ़ रहा है। दुनिया के जी टोटल जीडीपी का 16% अकेले चीन पैदा करता है। आप सोचिए, ये जो G7 वाले वहां जमा हुए हैं, ये 1990 में दुनिया के टोटल जीडीपी का 67% ये 7 देश पैदा करते थे। आज ये 67% घट के 42% पे आ गया है। अब ये 7 देश दुनिया की अर्थव्यवस्था को उस तरीके से काबू में नहीं रखते, क्योंकि और वो 42% आया है, उसके अंदर मुख्य भूमिका चीन की है। चीन ने उसके उस जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा बटाया है। तो रूस की वो हालत नहीं है कि वो ज्यादा टिक पाए। अब तो किसी तरीके से देखिए वो पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अहंकार है और जो बदनामी का डर है, राजनीति खत्म हो जाने का खतरा है, वो सब भी उन्हें रोके हुए। जी, मैं सर वही बात कह रहा था कि जब भी छोटा देश हो रहा है तो लोग लग रहा है कि जल्दी से खत्म हो जाएगा, लेकिन समहाउ वो टिका रह रहा है। जब भारत पाकिस्तान भी हुआ तो भले ही चीन की बदौलत उस वो कोई पाकिस्तान को हम बहुत कमजोर नहीं मान सकते, हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। अरे आप अल्टीमेटली बिल्कुल भारत। ठीक कह रहे हैं ज्ञानेश जी। पहले तो हम सब लोग ये मानते थे कि जिस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई फौजी झड़प हुई, भारत 1 ही 2 दिन के अंदर सब मटिया मेट कर देगा। वो एक बंद मुट्ठी थी। मतलब कोई मोदी जी की कोई पाकिस्तान के साथ झड़प तो हुई नहीं थी, बालाकोट स्ट्राइक वगैरह कोई पाकिस्तान की तरफ से तो कुछ हुआ ही नहीं था, वो तो एक तरफा इनकी तरफ से हुआ था। लेकिन जब दोनों तरफ से हुआ, जब पहले ही हमले में भारत के रफाइल वहां पर गिर गए, उसके बाद से नजारा पूरी तरीके से बदल गया। अब यहाँ पे टीवी पे आप कितनी भी कलाबाजियां खा लीजिए, मोदी मीडिया के एंकर और एंकरनियां जो है वो कितनी भी कलाबाजियां खा लें, लेकिन अंततः तो पाकिस्तान ने ये दिखाया है कि युद्ध की जो नई शैलियां विकसित हुई हैं, वो नई शैलियां जो हैं वो दो देशों की जो पारंपरिक युद्ध में श्रेष्ठता होती थी, जो पारंपरिक श्रेष्ठता होती थी, वो अब उसके मायने इतने नहीं रह गए हैं। भाई भारत के पास दूनी या तिगनी सेना है, इसका ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सेना तो इस्तेमाल ही नहीं हो रही है। वो तो सेना बैरकों में बैठी रही, यानी भारत की वो सेना तो बैरकों में बैठी रही, कुछ हुआ ही नहीं। वो तो किसी और ही फौजी झड़प हुई, वो किसी और ही तरीके से हुई पूरी की पूरी। जी, उसी तरीके की स्थिति ईरान और इजराइल में हो रही है। इजराइल के सामने ईरान का कोई मुकाबला नहीं है, और आप अगर ये युद्ध लंबा चला तो ईरान कभी जीतेगा नहीं, ये बात सच है। लेकिन उसने इजराइल को परेशान किया है, नेतन्याहू जी को छोड़ के कहीं सेफ जगह भागना पड़ा है। और जो इस समय तेल अवीव में बम्बार्डिंग कर रहा है ईरान, वो उसके पास बहुत ताकत नहीं है एयरफोर्स की, लेकिन वो परेशान बहुत कर देगा इजराइल को। और फाइनली होता क्या है कि वो ट्रंप जी आते हैं दादाजी, और चौधरी बन करके वो कहते हैं कि देखो मैंने शांत करा दिया, और अब वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि मैं तो इजराइल और ईरान में कराने जा रहा हूँ समझौता। जो भद उन्होंने मोदी जी की पिटवाई, सर आपको लगता है कि नेतन्याहू की भी वही भद पिटने वाली है? बातें बड़ी बड़ी, फाइनली उनको सीज फायर करना पड़ेगा ईरान के साथ। भाई देखिए, ऐसा है कि अमेरिका और इजराइल के संबंध अलग तरह के हैं और अमेरिका और भारत के संबंध अलग तरह के हैं। इजराइल भारत के ऊपर, अमेरिका के ऊपर बहुत पूरी तरीके से 100% निर्भर है। वहां तो निर्भरता के सब, वो तो जिसे कहते हैं नहीं, पेरेंट एंड क्लाइंट वाले संबंध हैं। तो वो तो एक तरह से देखा जाए अमेरिका वकील है, इजराइल उनका मुवक्किल है, और वो उनका मुकदमा लड़ता है सारी दुनिया के अंदर। ये स्थिति है। तो मैं ये मानता हूं कि वो नेतन्याहू की कोई भद्द नहीं पिटेगी, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत रूप से वहां पर नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि नेतन्याहू की एक नीति रही है कि वो किसी तरीके से जब
ईरान की जो एटमी क्षमताएं हैं, उन एटमी क्षमताओं को काबू करने के लिए जो एक बड़ा समझौता हुआ था, अमेरिका के साथ में बातचीत करके नेतन्याहू ने उनको समझा बुझाकर अपनी बात मनवाकर अमेरिका को उस समझौते से बाहर निकाल दिया। उसके बाद में नेतन्याहू ने जितनी भी गतिविधियां की हैं, चाहे वो हमले की हों या जो भी हों गतिविधियां, वो गतिविधियां, उनकी कोशिश ये है कि ईरान के अंदर अयातुल्लाहों का जो नेतृत्व है वो बदल जाए। इस काम में वो नाकाम रहे। अगर अयातुल्लाहों का नेतृत्व, जो पिछले दिनों खासा लोकप्रिय हुआ है, लेकिन उल्टा हुआ, जो इजराइल ने जो किया उससे सारा देश अयातुल्लाहों के पीछे खड़ा हो गया मजबूती के साथ, क्योंकि वह राष्ट्रीय गौरव का प्रश्न सामने आ गया कि हम इस तरह से पराजित नहीं होंगे। तो नेतन्याहू के लिए तो बहुत बड़ा संकट है ही। भारत और अमेरिका का संबंध अलग तरह का है। यहां तो हालत यह है कि भारत अमेरिका का समर्थक है, अमेरिका भारत का समर्थक नहीं है। पूरा मामला एक तरफा है। यहाँ पे पूरा मामला ही एक तरफा है। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि भारत हर तरह से अमेरिका के एक एक काम का समर्थन कर रहा है और अमेरिका किसी भी तरीके से भारत का कोई समर्थन नहीं कर रहा। जी, बस सर एक आखिरी सवाल कि अब दुनिया में अशांति है इस समय। जो क्षेत्र मिडिल ईस्ट इस समय डिस्टर्ब है, भारत पाकिस्तान डिस्टर्ब है, उधर यूक्रेन और वो लड़ रहे हैं। अभी यूरोपियन यूनियन और चाइना बाहर हैं इससे, लेकिन आपको लगता है सर कि ये स्थिति और एस्केलेट कर सकती है और कुछ विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है अगर ये कहीं से कुछ चाइना जग जाए या कोई और इक्का-दुक्का देश लड़ जाए कॉन्फ्लिक्ट में, तो और देखिए, बात बढ़ेगी? हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि विश्व युद्ध ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि विश्व युद्ध असल में यूरोप की जो अंदरूनी राजनीति है, उसमें जो फ्रिक्शंस हुए थे, उन फ्रिक्शंस के नतीजे थे दोनों विश्व युद्ध थे, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध हो। तो उस तरह के फ्रिक्शंस यूरोप में नहीं है। अमेरिका और यूरोप तो आपस में युद्ध करेंगे नहीं। यूरोप के यूरोपीय देश भी आपस में युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। तो पहले जो विश्व युद्ध था, वो दरअसल देखा जाए तो वो यूरोपीय शक्तियों के आपसी संघर्षों का नतीजा था। बाकी लोग तो बाद में देर में कूदे उसमें, उसके अंदर। अमेरिका विश्व युद्ध में बाद में कूदा, वो इस तरह से हुआ था। तो वो पुराने शैली का कोई विश्व युद्ध संभव नहीं है। और द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो एटम बम बन गया था, लेकिन वो रखा हुआ था, छुपा हुआ। वो तो विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए बाद में उसका इस्तेमाल किया गया। तो अब एटमी ताकतें जो हैं वो एक डिटरेंस पैदा करती हैं, मतलब दूसरे को हमला करने से पहले 100 बार सोचता है भाई इस पे हमला करें ना करें, क्योंकि ये एटमी ताकत है, पता नहीं क्या हो जाए। तो ये ऐसी परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। उसमें विश्व युद्ध केवल थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से तो संभव है, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं लगता विश्व युद्ध। इस प्रकार की घटनाएं होंगी और इसमें अमेरिका जैसे जो चौधरी हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि वो एक सारी दुनिया ऐसे कोई ट्रिब्यूनल है और वो उसके पंच फैसला करने वाले हैं, तो इस तरह की भूमिका अमेरिका निभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। धीरे धीरे करके वो सीमाएं स्पष्ट हो रही है। चीन अमेरिका की बात बिल्कुल नहीं मानता है। रूस चाहता है कि अमेरिका मदद करे, लेकिन रूस नहीं चाहता कि ट्रंप को किसी किस्म का श्रेय प्राप्त हो। देखिए क्या होता है। जी, तो सर आज के लिए समय इतना ही था और हम हमेशा से युद्ध के विपक्षी लोग हैं। हम नहीं चाहते कि युद्ध हो। युद्ध से जान-माल का नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं युद्ध की। लेकिन दुनिया ऐसी है, राजनेता ऐसे ही हैं और बातें सब लोग करते हैं। जितनी एजेंसीज़ हैं, यूनाइटेड नेशंस, ये सब एनजीओ जैसे हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। कोई वहाँ पे कॉफ़ी पीना और फ़ोटो खिंचाने के अलावा इनका कोई महत्व नहीं है, मुझे जो लगता है। अदरवाइज़ यूनाइटेड कोई तो नेशंस का समझाता। कोई महत्व रहा नहीं वास्तव में। हाँ, कोई तो समझाता कि लड़ने से कुछ नहीं होना, सिर्फ़ बच्चे और बूढ़े और औरतें और आदमी मर रहे हैं। बहरहाल, तो हम लोग भी बना के रखते हैं नज़र कि क्या होता है आगे। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।